नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन सीरीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज जानते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, टेप चेंजर, टेस्टिंग, लॉसेज और एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ताम्र हानियों को कम करने के लिए क्या संरचनागत डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस, ताम्र हानियों को कम करने के लिए हम अधिक चालकता वाले एनील्ड कॉपर के कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके काट क्षेत्रफल को बढ़ाकर उनके प्रतिरोध को घटाकर ताम्र हानियां कम की जा सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ विकल्प देखें तो पहला विकल्प है पटलित क्रोड का उपयोग। एक पटलित क्रोड का इस्तेमाल करने से निश्चित रूप से कोर में एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं और आयरन लॉसेस को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर इस्तेमाल करते हैं। कोर की थिकनेस कम करने से भी भंवर धाराओं के मान कम होने से भंवर धारा क्षतियां कम होगी। ग्रेन ओरिएंटेड कोर अगर हम लेंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएंगे। तो ये जो तीनों विकल्प हैं ए बी सी, ये आयरन लॉस को तो कम करेंगे लेकिन इनका ताम्र हानियों को कम करने में कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोर के चारों तरफ और तार को जब हम इस तरह से वर्तुल तरीके से बांधते हैं और हमें कोर किसी खास क्षेत्रफल के लिए बनानी होती है तो वर्तुल परिधि कम होने से, प्रति फेरे तार की लंबाई कम होने से पूरी वाइंडिंग में जो दिए गए फेरों के लिए हमें वाइंडिंग रचना करनी है उसमें तार की लंबाई कम होने से, तार का प्रतिरोध कम होने से ताम्र हानियां कम हो जाएगी। लेमिनेशन से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमें अलग अलग साइज की लेमिनेशंस लेनी होगी और बहुत अधिक साइज के अलग अलग आकार की लेमिनेशंस हमारी इन्वेंट्री को बढ़ा देती। तो हम ट्रांसफार्मर के काट क्षेत्रफल या पावर रेटिंग के हिसाब से नंबर ऑफ स्टेप्स डिसाइड करते हैं और बीच में कोर में सबसे लंबी साइज की, बाद में लगातार सक्सेसिव घटते हुए साइज की कोर को स्टैक करके एक स्टेप्ड कोर इस तरह से बनाई जाती है कि आंतरिक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होने से इसकी परिधि लंबाई छोटी हो जाती है, वाइंडिंग की लेंथ और रेजिस्टेंस कम होने से कॉपर लॉसेस कम हो जाते हैं। आज का दूसरा प्रश्न एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। एक 5 kVA का ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वोल्टेज 400 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज 200 वोल्ट है, ये 2:1 का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसकी प्राइमरी साइड में वाइंडिंग का करंट हमें ज्ञात करना है जबकि हमने इसकी द्वितीय कुंडली में 8 ओम की एक प्रतिबाधा लगाई हुई है। जब प्राथमिक कुंडली को रेटेड 400 वोल्ट दी जाएगी तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ 200 वोल्ट टर्मिनल पे भी, अगर हम इसे आदर्श स्वरूप माने तो 200 वोल्ट की वोल्टेज दे देगा और 8 ओम के इंपीडेंस प्रतिबाधा पे 200 वोल्ट लगाने पे V/Z सेकेंडरी करंट हमारी 25 एम्पियर आ गई है। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम अगर एक आदर्श ट्रांसफार्मर माने और दक्षता को 100% माने तो सेकेंडरी में 200 वोल्ट के साथ लोड करंट 25 एम्पियर जो VA आउटपुट बना रहा है वही प्राइमरी VA होगा। तो प्राइमरी वोल्टेज 400 वोल्ट है तो प्राइमरी करंट आउटपुट और इनपुट को बराबर रख के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 12.5 एम्पियर आ जाएगा। जो हमारे ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होती है और करंट 25 एम्पियर ज्यादा है, वहीं प्राइमरी साइड में वोल्टेज अगर 2 गुनी ज्यादा है तो करंट 2 अनुपात में कम, आधा 12.5 एम्पियर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न एक प्रचलित परीक्षा प्रश्न है। पूछ रहा है कि उच्च ऑडियो आवृत्ति जो 10 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच की हो सकती है, उन आवृत्तियों में कार्यरत ट्रांसफार्मर की क्रोड हेतु हम कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम विकल्पों को देखें तो जो सिलिकॉन स्टील है या उसका एक ज्यादा परिष्कृत रूप है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इन स्टील्स का इस्तेमाल हम पावर फ्रीक्वेंसीज 50 या 60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली आपूर्तियों में मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने में करते हैं। वहीं जहां हमें बहुत अधिक पारगम्यता चाहिए और चुंबकन धारा के मान को कम रखना है, हिस्टेरेसिस लूप को छोटा रखना है, वहां कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम विशेष प्रकार के कॉपर निकल एलॉय जो करंट ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम कॉपर निकल मिश्र धातु जिन्हें हम परम एलॉय कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उच्च ऑडियो आवृत्ति जो 10 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच की है, वहां कोर में जो भंवर धाराओं से भंवर धारा क्षति होती है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग अनुपात में सिलिकॉन स्टील या कॉपर निकल एलॉय में बहुत अधिक हो जाएगी और ऐसी स्थिति में भंवर धारा क्षतियों को सीमित रखने के लिए हम एक ऐसे क्रोड पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक है। और फेराइट जो आयरन ऑक्साइड के साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए पदार्थ होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक होने के कारण भंवर धाराओं के मान बहुत सीमित हो जाते हैं और भंवर धारा क्षतियां उच्च आवृत्तियां होने पर भी कम रह जाती
जाती हैं तो हम उच्च ऑडियो आवृत्ति के ट्रांसफार्मर की क्रोड फेराइट पदार्थों से बनाते हैं। वहीं जो हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं 300 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की कोटि की, उन आवृत्तियों पे हम ट्रांसफार्मर और कुंडलियां बनाते समय क्रोड के रूप में वायु का इस्तेमाल करते हैं। तो उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी पे एयर कोर, कॉइल्स और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है और हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पे हम फेराइट कोर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पावर फ्रीक्वेंसीज पे हम रोटेटिंग मशीन्स में नॉन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, एनजीओ सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। विशेष प्रकार के जो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें लीकेज फ्लक्स, क्षरण फ्लक्स के मान को कम रखने के लिए हम किस प्रकार की वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम विकल्प देखें तो सामान्यतः हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए एक कोर के चारों तरफ सिलेंडर नुमा वाइंडिंग का अधिक इस्तेमाल करते हैं। कुछ हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को हम डिस्क या सर्पिलाकार रूप में भी बनाते हैं, लेकिन जो हमारे एलटी लो वोल्टेज के शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें क्षरण फ्लक्स को कम करने के लिए और दोनों जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है इनमें अन्योन फ्लक्स के मान, म्यूचुअल कपलिंग को अधिक करने के लिए, दोनों को नजदीक भौतिक रूप में रखने के लिए इन्हें सैंडविच रूप में बनाते हैं, जिसमें दो तरफ एलवी साइड रखते हुए बीच में एकांतर क्रम में एचवी और एलवी वाइंडिंग को एक दूसरे के बीच में फंसा के सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। और इस तरह की सैंडविच वाइंडिंग में जो दोनों किनारे हैं वहां एलवी वाइंडिंग बनाई जाती हैं और ये एलवी वाइंडिंग सेक्शन दूसरे एलवी वाइंडिंग सेक्शन से आधे आकार के होते हैं और कुल एचवी और एलवी का कॉपर एरिया विंडो में बराबर आइडेंटिकल एक के बाद एक सैंडविच रूप में बना लिया जाता है ताकि एक वाइंडिंग का फ्लक्स दूसरी से अधिक मात्रा में जुड़ जावे और क्षरण फ्लक्स का मान कम हो जाए। ध्यान रहे, हम जो इस तरह के शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं इसमें जो हमारी वाइंडिंग होती है उसके चारों तरफ जो आयरन कोर है वो एक शेल या कवर का काम करती है और ये वाइंडिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट या ब्रेसिंग प्रदान कर देती है। आमतौर पे हम शेल प्रकार के जो ट्रांसफार्मर हैं उनका इस्तेमाल वेल्डिंग के सेट्स में जो ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में भी अगर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर काम करे और वाइंडिंग में बहुत ज्यादा करंट से मैग्नेटिक फोर्सेस डेवलप हों तो भी चारों तरफ जो आयरन कोर की ब्रेसिंग है, सपोर्ट है शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, वो वाइंडिंग को सुदृढ़ता प्रदान करेगा और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वेल्डिंग की सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के उच्च धारा पे भी सहज रूप से काम कर पाएगा। पांचवा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न है। एक ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग एलवी और एचवी में से किस वाइंडिंग पर टेप चेंजर के संबंध निकाले जाते हैं, ये पूछा गया है। तो अगर आप ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग एलवी और एचवी साइड्स को देखें तो इंसुलेशन कॉस्ट की बचत के लिए हम जो स्टेप कोर होती है, यहाँ चित्र में एक जो दिखाई गई है, उसके चारों तरफ पहले एलवी वाइंडिंग यहाँ 2 नंबर से जो दिखाया गया है वो बांधते हैं। उसके बाद एलवी और एचवी के बीच में इंसुलेशन लगा के एचवी वाइंडिंग बांधी जाती है और फिर एचवी वाइंडिंग पे भी इंसुलेशन लगा दिया जाता है। और जो टेप चेंजर के कनेक्शन है वो अगर हम एचवी वाइंडिंग से बाहर निकालें तो एचवी वाइंडिंग क्योंकि सापेक्षतः कोर से दूर बाहर की तरफ है तो इस तरह के टेपिंग निकालना भी सहज होगा। और एक दूसरी बात, एचवी वाइंडिंग जिस धारा पे काम करती है वो धारा एलवी वाइंडिंग की धारा की तुलना में कम होगी, तो टेप चेंजर जो ऑन लोड पे या ऑफ लोड पे स्विचिंग करेगा उन स्विचिंग के आर्क आसान हो जाएंगे, हमारे कॉन्टेक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी और लाइफ ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के जो ऑन लोड टेप चेंजर हैं वो अगर एचवी वाइंडिंग के करंट को कैरी करेंगे तो उनको डिजाइन और ऑपरेट करना आसान तकनीकी रूप से ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा क्योंकि उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो हम टेप चेंजर के कनेक्शन केवल एचवी वाइंडिंग पर बनाते हैं, वो किसी एक पर हो या दोनों पर हो ये नहीं होता, वो केवल एचवी वाइंडिंग पे होते हैं। यहाँ इस सुंदर चित्र में हम ये जो 6 नंबर दिखा रहे हैं वो एलवी वाइंडिंग के कनेक्शन जो बाहर बुशिंग्स पे आते हैं वो बुशिंग्स हैं। इसी तरह से ये लंबी हाई वोल्टेज की बुशिंग्स हो गई हैं। ये 10 नंबर से मेन टैंक को हमने दिखाया हुआ है और ये जो 12 नंबर हैं वो कूलिंग एरिया को बढ़ाने के लिए लगाए गए रेडिएटर्स हैं और ये 11 मेन टैंक के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा टैंक है जिसे हम कंजर्वेटर कहते हैं। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में हम हाई वोल्टेज पे टेप चेंजिंग के कनेक्शंस लेते हैं उन टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो अगर हम विकल्प देखें, प्राथमिक के विभव को नियत रखने में इन एचवी साइड पे जो हमने टेप चेंजिंग कनेक्शन रखे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान टेप चेंजिंग से हम कनेक्शंस को बदलकर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो टर्न्स का रेशियो है उसे बदलकर विभव अनुपात को बदल सकते हैं। तो ये एक सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर हम दूसरे विकल्प देखें तो हो सकता
सकता है कि हमें इससे भी बेहतर कोई विकल्प मिल जाए, और ये तीसरा विकल्प ऐसा ही वो विकल्प है जो बता रहा है कि अगर ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और हमें ज्यादा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज चाहिए तो हम ऐसे कनेक्शंस कर सकते हैं, और अगर हमें आउटपुट वोल्टेज को घटाना है तो हम अगर टेपिंग का कनेक्शन ये आखिर वाला कर देंगे तो निश्चित है हमारी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी। वहीं अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और एचवी साइड पे जहां टेप चेंजिंग के कनेक्शंस है वहां प्राइमरी है और हमें सेकेंडरी वोल्टेज को घटाना है तो हम प्राइमरी में मैक्सिमम सभी फेरों को लेते हुए इस तरह के टेप चेंजिंग कनेक्शंस कर सकते हैं, और अगर हमें सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाना है तो हम प्राइमरी में टर्न्स को कम करके जो हमारी वोल्टेज है उसे कम रेशो के साथ जब हम स्टेप डाउन करेंगे तो यहाँ आउटपुट की वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। तो एक ट्रांसफार्मर की वर्किंग के दौरान और हमारे पावर सिस्टम में वर्किंग के दौरान लोड और लोड के पावर फैक्टर बदलने से जो वोल्टेज में वेरिएशंस आते हैं, वोल्टेज रेगुलेशंस आती हैं, उनको काउंटर एक्ट करने के लिए और सेकेंडरी की वोल्टेज को कांस्टेंट स्थिर मेंटेन करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज साइड में इस तरह से टेपिंग्स निकालते हैं, और हम एक ट्रांसफार्मर में नॉमिनल जो उसकी रेटेड वोल्टेज है उसमें 12.5% प्लस या माइनस वोल्टेज का वेरिएशन टेप चेंजिंग की मदद से कर सकते हैं। ध्यान रहे टेप चेंजिंग से हम सेकेंडरी की वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, उसका वो लोड डिसाइड करने में जिसमें ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करे वैसा कोई संबंध नहीं है। हमारा 7वां प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में जो क्रोड में क्षतियां होती हैं, आयरन जो लॉसेज होते हैं, उन्हें ज्ञात करने के लिए हम कौन सा टेस्टिंग इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा उत्तर है क्रोड में क्षतियां, आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट करते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता, और जब द्वितीयक कुंडली में धारा नहीं होती तो प्राथमिक कुंडली में धारा केवल नो लोड करंट जो सामान्य क्षमता धारा की 2 से 5% धारा होती है वो ही प्रवाहित होती है, और ऐसी कम धारा में वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप या पावर लॉसेज और क्षरण फ्लक्स के असर नगण्य माने जा सकते हैं, और इनपुट से जो पावर ट्रांसफार्मर ले रहा है वो केवल क्रोड में होने वाली क्षतियां मानी जा सकती है, क्योंकि निर्गत आउटपुट नहीं है ओपन सर्किट कंडीशन, नो लोड कंडीशंस होने के कारण, और सेकेंडरी में करंट नहीं होने के कारण, और प्राइमरी में नेग्लिजिबल करंट होने से कॉपर लॉसेज भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस कहलाएंगे। अक्सर जब हम इस तरह का नो लोड टेस्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसे रेटेड वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा जाता है, और सप्लाई को निर्धारित रेटेड कंडीशंस पे लाने के लिए हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद कर सकते हैं, और रेटेड वोल्टेज पे जो पावर इनपुट है वो ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कहलाता है। नो लोड टेस्ट को लो वोल्टेज साइड को सप्लाई से जोड़कर कंडक्ट करने में एक और लाभ की स्थिति है, क्योंकि सामान्यतः जो निर्धारित धारा है लो वोल्टेज वाइंडिंग की वो बहुत अधिक है, लेकिन जब हम नो लोड टेस्ट करते हैं तो ये धारा एलवी की रेटेड धारा का केवल 2% एक सामान्य धारा मान हो जाती है। तो हमें सामान्य धारा क्षमता के एमीटर और सामान्य धारा क्षमता वाली करंट कॉइल के वोट मीटर से आसानी से पावर, करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट प्राप्त होने से ट्रांसफार्मर की क्रोड में क्षतियों के साथ साथ चुंबकन और कोर लॉस धारा का भी मान ज्ञात हो जाता है। इसी प्रश्न की भाषा ये भी बनाई जा सकती थी कि एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट से किस प्रकार की क्षतियां ज्ञात होती है। तो जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो सेकेंडरी ओपन होने से सेकेंडरी में कॉपर लॉसेज नहीं होंगे, प्राइमरी का करंट केवल नो लोड करंट होने से, नेग्लिजिबल स्मॉल होने से उसमें भी कोई कॉपर लॉस नहीं होंगे। तो जो वोल्टमीटर इनपुट पावर मेजर करेगा वो क्रोड में होने वाली क्षतियां हो जाएंगी। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्रोड में आयरन लॉस पता कर लेते हैं। पिछले प्रश्न जैसा ही प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग में कॉपर लॉसेज होते हैं, करंट फ्लो से जो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में I2R क्षतियां होती हैं, उन्हें ज्ञात करने हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हमें जानकारी है कि खुला परिपथ परीक्षण, ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट लो वोल्टेज की वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज देते हुए हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को खुला छोड़ते हुए किया जाता है, और इससे हम कोर में जो शैथिल्य और भंवर धारा क्षतियों का योग होता है, क्रोड हानियां, उन्हें ज्ञात करते हैं। ताम्र हानियों को ज्ञात करने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना होगा, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हम ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसे एक मोटे तार से लघु परिपथ कर देते हैं ताकि यहाँ विभवांतर सिरों पे शून्य हो जाए, और जब लो वोल्टेज वाइंडिंग के सिरों पर विभवांतर शून्य हो जाएगा तो उसका जो रूपांतरित अंश हाई वोल्टेज में भी सिरों की वोल्टेज का शून्य आएगा, और ऐसी स्थिति में हाई वोल्टेज वाइंडिंग की निर्धारित वोल्टेज के 5 से 8% वोल्टेज पे ही परिपथ में पूर्ण भार की धारा का प्रवाह हो जाता है। और जब हम टेस्ट को रेटेड वोल्टेज की 5 या 8% वोल्टेज
वोल्टेज पे करते हैं तो हाई वोल्टेज की वोल्टेज रेटेड मान में तो बहुत अधिक है, लेकिन उसका 5 या 8% एक सामान्य वोल्टेज हो जाएगी। तो एक सामान्य वोल्टेज की आपूर्ति ऑटो ट्रांसफार्मर से प्राप्त करके सामान्य परास के वोल्टमीटर और सामान्य वोल्टेज रेटिंग की प्रेशर कॉइल के वोल्टमीटर से शक्ति मापन कर लिया जाएगा। इस स्थिति में क्योंकि आउटपुट वोल्टेज शून्य है तो कोई भी आउटपुट पावर नहीं है। टेस्ट को कम वोल्टेज पे किया गया है। कोर में फ्लक्स का मान वोल्टेज के समानुपाती होता है। कम 5 या 8% वोल्टेज पे जब टेस्ट किया जाएगा तो कोर में फ्लक्स का मान भी बहुत कम होगा। तो फ्लक्स से जो आयरन लॉस होते हैं वो नेग्लिजिबल माने जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में इनपुट सप्लाई से जो पावर वोल्टमीटर मेजर करेगा वो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग में जो करंट हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेस्ट करंट पे कॉपर लॉसेज हो जाएंगे। तो कॉपर लॉसेस को ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग में रेटेड वोल्टेज से 5 या 8% वोल्टेज पे ही ऑलमोस्ट फुल लोड करंट पे टेस्ट जब कंडक्ट किया जाता है तो वोल्टमीटर की रीडिंग दोनों वाइंडिंग में टेस्ट परीक्षण किए जाने वाली धारा पर कॉपर लॉसेस बता देगी। यहाँ बी ताम्र लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, सही विकल्प हो गया है। इसी प्रश्न का एक दूसरा रूप हो सकता है कि लघु परिपथ परीक्षण हम कौन सी क्षतियां ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो लघु परिपथ परीक्षण ताम्र क्षतियां ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्योंकि लघु परिपथ स्थिति में जब सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिया है तो प्राइमरी में रेटेड करंट स्थापित करने के लिए अप्लाइड वोल्टेज बहुत कम, रेटेड वोल्टेज की केवल 5% होती है और कम वोल्टेज पे कोर में फ्लक्स का मान कम होने पर कोर लॉसेस को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्रोड में किसी भी प्रकार के लोह क्षतियां नहीं होने से जो वोल्टमीटर की रीडिंग है जीरो आउटपुट वोल्टेज के साथ जीरो आउटपुट पावर के साथ जो इनपुट पावर का मेजरमेंट है वो दोनों वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस को मेजर करेगा। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम ताम्र क्षतियां पता करते हैं, वहीं खुला परिपथ परीक्षण से हम क्रोड में लोह क्षतियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवा प्रश्न एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अवधारणा पर आधारित है। पूछ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की जो शक्ति क्षमता है, पावर रेटिंग है, वो किस रूप में किलोवाट, केवीए, किलोवाट या किलोवोल्ट में बताया जाता है। तो किसी भी उपकरण की शक्ति क्षमता वो अधिकतम कार्यकारी स्थितियां हैं जिस पर वो सुरक्षित निरंतर कार्य कर सकता है। और सभी विद्युत उपकरणों में संरचना के तौर पे चालक के ऊपर लगाया गया कुचालक एक कमजोर भाग होता है जो एक विशेष ताप से अधिक ताप वृद्धि होने पर नष्ट हो सकता है। तो आमतौर पे सभी विद्युत उपकरणों की क्षमता ताप वृद्धि से निर्धारित होती है और किसी भी उपकरण में ताप की वृद्धि का कारण क्षतियों से उत्पन्न ऊष्मा है। अगर ये उपकरण कोई घूर्णनशील मशीन है तो उसमें घूर्णन गति के साथ जो घर्षण है उसकी क्षतियां भी होती है और साथ में लोह भाग में शैथिल्य, हिस्टेरेसिस, पावर लॉस और भंवर धाराओं से एडी करंट लॉस जो होते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से शैथिल्य क्षति और भंवर धारा क्षति को हम लोह क्षतियां या क्रोड में होने वाली क्षतियां आयरन लॉस कहते हैं। लोह क्षतियों के अलावा विद्युत उपकरण में कुंडलनों में जो प्रतिरोध होता है उसमें जब धारा प्रवाह होती है तो धारा का वर्ग और प्रतिरोध का गुणा एक ओमिक लॉस होता है और कुंडली में इस तरह के होने वाले लॉस को हम कॉपर लॉस कहते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है, इसमें किसी भी प्रकार की घूर्णन गति नहीं होने से घर्षण जैसी क्षतियां नहीं है, लेकिन लोह भाग में हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज होते हैं। एक ट्रांसफार्मर में शैथिल्य क्षति फ्रीक्वेंसी और अधिकतम फ्लक्स घनत्व की घात 1.6 के समानुपाती है और भंवर धारा क्षति फ्रीक्वेंसी के वर्ग और अधिकतम फ्लक्स घनत्व के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती है। उपकरण अगर स्थिर फ्रीक्वेंसियों पे काम करे और अधिकतम फ्लक्स घनत्व या अधिकतम ताक्षणिक फ्लक्स अप्लाइड वोल्टेज के समानुपाती हो तो हम कह सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। और अगर एक मशीन में भार बदलते समय सिर्फ धारा बदलती है, अप्लाइड वोल्टेज नियत रहती है, तो ये हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस भी नियत रहते हैं। तो इस तरह की लो क्षतियों को हम स्थिर क्षतियां या कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। वहीं जो कॉपर लॉस है वो धारा या भार पर निर्भर करते हैं और दोनों क्षतियां आयरन लॉस और कॉपर लॉस उपकरण किस शक्ति गुणांक पर काम कर रहा है, कितनी सक्रिय शक्ति के साथ काम कर रहा है उस पर निर्भर नहीं करते। आयरन लॉस विभव पर और कॉपर लॉस धारा पर निर्भर करते हैं। तो हमारी रेटिंग विभव और धारा के गुणनफल केवीए के रूप में परिभाषित होती है। तो ट्रांसफार्मर और दूसरी प्रत्यावर्ती मशीनें अल्टरनेटर हैं, उन सब की रेटिंग हम केवीए या अधिक मान हो तो एमवीए में पढ़ते हैं। आज का ये 10वां प्रश्न इन दिनों परीक्षाओं में दोहराए जाने वाला सबसे प्रचलित प्रश्न प्रारूप है। पूछा है कि ट्रांसफार्मर में जो अधिकतम दक्षता है उसे प्राप्त करने की क्या शर्त है। तो
एक ट्रांसफार्मर में जब भार का मान बदलता है और उसे एक नियत फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें जो लोह क्षतियां हैं, आयरन लॉस हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं और कॉपर लॉस धारा या भार के वर्ग के समानुपाती रूप में बढ़ते हैं और दुगने भार पे कॉपर लॉस 4 गुना हो जाएं। ऐसी पैराबोलिक अभिलक्षण जैसा इस चित्र में नीली रेखा से प्रदर्शित है वैसे कॉपर लॉस होते हैं। जब भार बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ता है और शुरू में दक्षता बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन बाद में कॉपर लॉस में सापेक्षता तेज परिवर्तन होने से आउटपुट बढ़ने के साथ साथ इनपुट में भी वृद्धियां समानुपाती रूप में होने लगती है और दक्षता में वृद्धि धीमी हो जाती है। और एक स्थिति में दक्षता अधिकतम होने के बाद हम पाते हैं कि दक्षता का मान घटने लगता है और उसका कारण यह है कि अधिक भार पे कॉपर लॉस जो धारा के वर्ग समानुपाती हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और आउटपुट धारा के समानुपाती उतना अधिक नहीं बढ़ता। और जिस भार स्थिति पे स्थिर आयरन लॉस और परिवर्तनशील कॉपर लॉस बराबर हो जाते हैं उस भार स्थिति पे ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम हो जाती है। तो अधिकतम दक्षता की शर्त है कि ट्रांसफार्मर में जो वेरिएबल कॉपर लॉस है वो फिक्स्ड आयरन लॉस के बराबर होनी चाहिए। इस भार स्थिति जहां कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर है उससे कम भार पे जब हम भार को बढ़ाते हैं तो आउटपुट में जो तेज वृद्धि होती है उससे दक्षता तेजी से बढ़ती है, लेकिन इससे अधिक भार को बढ़ाने पे आउटपुट की वृद्धि से ज्यादा मात्रा में कॉपर लॉस में वृद्धि होने लगती है। फलतः दक्षता का मान घटने लगता है। अधिकतम दक्षता का जो भार है जहां कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर है उससे कम भार की स्थितियों पे स्थिर मान वाले आयरन लॉस अधिक हैं और कॉपर लॉस कम है। और जब हम भार बढ़ाते हैं तो टोटल लॉस जिसमें एक बड़ा हिस्सा फिक्स आयरन लॉस का है वो कम तेजी से बढ़ते हैं और आउटपुट अधिक तेजी से बढ़ता है। इसलिए दक्षता का मान भार बढ़ाने से तेजी से बढ़ता है। और अधिकतम दक्षता की स्थिति के बाद जब कॉपर लॉस आयरन लॉस से ज्यादा होने लगते हैं तो भार की वृद्धि से, क्योंकि कॉपर लॉस धारा के वर्ग समानुपाती है, कॉपर लॉस में वृद्धि होने से टोटल लॉसेस का मान ज्यादा तेजी से बढ़ता है, आउटपुट उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, इसलिए दक्षता का मान घटने लगता है। तो अधिकतम दक्षता की शर्त है जहां फिक्स्ड आयरन लॉस वेरिएबल कॉपर लॉस के बराबर हो जाए वहां ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। उम्मीद है ट्रांसफार्मर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये दूसरी लर्निंग वीडियो आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, टेप चेंजर, लॉसेज और एफिशिएंसी से रिलेटेड इसी तरह के प्रश्न जब परीक्षाओं में दोहराए जाएंगे और उन्हें आप सही कर देंगे तो आपकी सफलताएं सुनिश्चित बनेगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की तीसरी और चौथी वीडियो से आपकी ट्रांसफार्मर की समझ बेहतर बनेगी और दूसरी लर्निंग वीडियोस आपके दूसरे विषयों को भी बेहतर बनाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।